वो बड़ी से बड़ी बातें, गहरी बातें भी हंसते हंसाते कह जाते थे। राजनीति भी उनके शब्दों के चोट पर कुछ ना कह पाती थी और ना कर पाती थी। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की। आज परसाई जी की 100वीं जयंती है। देखते हैं इसी पर विशेष रंग परसाई। हरिशंकर परसाई यानी व्यंग्य विधा का वो नाम जिसके बिना व्यंग्य साहित्य अधूरा है। हरिशंकर परसाई ने पहली बार व्यंग्य कला को साहित्य में स्थान दिलाया। 50 साल पहले जो उनका लिखा गया एक एक शब्द है वो आज भी ऐसा लगता है। उनके लिखे गए जो व्यंग्य हैं, जो राजनीतिक व्यंग्य है, जो राजनीतिक चुटकियां हैं, वो ऐसी लगती है जैसे कल की ही बात हो। चाहे वो नेताओं पे लिख रहे हो, गाय पे लिख रहे हो, पैसे पे लिख रहे हो, बस ऐसा लगता है कि बस कल इसी व्यक्ति, इसी नेता के लिए ये लिखा गया है। सिर्फ नेता नहीं, हर विषय, ऐसा कोई धर्म, आध्यात्म जिस पर परसाई जी ने व्यंग्य ना लिखा हो। परसाई जी के व्यंग्यों पर फिल्में बनी हैं, नाटक लिखे गए हैं, शोध किए गए हैं। मतलब एक ऐसा साहित्यकार जिसके ऊपर साहित्य जगत और उनके जाने के बाद हर तरह से हर विधा पे काम हुआ है। तो परसाई जी के जो लेखन था उस पर नाटक किए गए हैं। हमारे साथ भारत में मेटा अवार्ड विजेता, जाने माने विख्यात नाटककार, निर्देशक आशीष पाठक हैं। आशीष ने परसाई जी के कई सारे साहित्य पर नाटक लिखे हैं और अभी लगातार काम कर रहे हैं। तो आशीष, ये बताइए कि परसाई जी जो लिख गए हैं उनके व्यंग्यों पे आप नाटक कैसे बना लेते हैं और उसमें पब्लिक का क्या रिएक्शन है? परसाई का जो सारा लेखन है और उसमें सामाजिक राजनीतिक दायरा, और जैसा कि आपने कहा कि वो जो दार्शनिक दायरा है वो वैश्विक है। और जैसा कि परसाई जी कहते हैं कि व्यंग के मूल में करुणा होती है, तो उनका व्यंग एक करुणा से पैदा होता है। जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, शोषित और पीड़ित वर्ग है, उनके लिए उनके मन में इतनी करुणा और दया थी कि वो उनके पक्ष में आक्रमण के तौर पे एक बहुत व्यंग्यात्मक भाषा में अपने साहित्य का सृजन करते थे। और नाटक को ऐसे कथ्य की आवश्यकता होती है जिसका सामाजिक राजनीतिक दायरा काफ़ी बड़ा हो और वो लोगों को प्रभावित कर सके और लोगों की, दर्शकों के मन की बात नाटक में हो। तो ये परसाई के लेखन में सारे शाश्वत तत्व थे, इसीलिए वो रंगकर्मियों की एक बड़ी और महत्वपूर्ण चॉइस थे, जिसकी वजह से बहुत नाटक हुए उनके लेखे। तो कोई बहुत विशेष बात आप बताइए जो परसाई के नाटक का जब आप मंचन करते हैं तो लोग वाह वाह कर उठते हैं, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या लिख गए परसाई जी? जैसे इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर वो एक जगह लिखते हैं कि चश्मदीद गवाह वो नहीं जो देखे, बल्कि वो जो अदालत में खड़े होकर कहे कि हाँ मैंने देखा। भारत में ऐसे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले ही मौजूद होती है और हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि ज़रूर इस आदमी के पास कोई दैवीय शक्ति है जिससे इसे पता चल जाता है कि अमुक जगह घटना होने वाली है और वो वहाँ पहले ही पहुँच जाता है। तो इस तरह के ढेर सारी युक्तियाँ। कुछ बताइए। एक और है, आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। तो इस तरह सामाजिक पाखंड, राजनीतिक और सामाजिक समझ से भरी हुई जो लाइनें हैं वो एकदम से दर्शकों के मन पर जो ज्ञान और संवेदना के स्तर पे प्रहार करती हैं। ऐसे बहुत कम लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य में। एक किताब है पूछो परसाई से, तो ये हाल था उसका कि उस कॉलम में दुनिया भर के लोग उनसे विचित्र विचित्र प्रश्न पूछते थे। तो उनकी भाषा, कैसा भी प्रश्न हो, जैसे कि अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सन कौन था से लेकर मेरी प्रेमिका मुझसे बात नहीं कर रही, मैं क्या करूं। तो प्रश्न कुछ भी हो सकता था, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर बहुत सामान्य, लेकिन उसका जो उत्तर वो देते थे उसका दायरा बहुत बड़ा होता था और उसकी भाषा का स्तर बहुत अच्छा होता था। जैसे प्रेमिका वाले सवाल पर वो कहते हैं कि देखिए, अगर वो नहीं मान रही हैं और उनके भाई हैं और शक्तिशाली हैं तो आप कहीं और देख लीजिए। इस तरह की बातें वो करते थे। तो उनकी भाषा का स्तर और समझ बहुत ही अच्छी थी। देशबंधु में ये कॉलम आता था परसाई जी का कि पूछिए परसाई से, और वाकई जैसा आशीष पाठक मोना बता रहे थे,
आश्चर्यजनक लोग प्रश्न पूछते थे कि मेरा पिल्ला बीमार हो गया है और दूध नहीं पी रहा है तो क्या करें। परसाई उसका उसी व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब देते थे कि भाई आप अपने उसका स्वास्थ्य के बदले आप अपने दूध वाले को चेक कराइए कि कहीं वो मिलावटी दूध तो नहीं दे रहा है। इस तरह से परसाई के जो जवाब होते थे उसको पढ़ने के लिए लोग उस दिन वो अखबार लिया करते थे। तो इस तरह ये एक परसाई जी का जो एक नाटक वाली विधा थी उस पर हमने आशीष पाठक से बात की। इसी तरह हम आपको मिलवा रहे हैं अलग अलग विधाओं के लोग जिन्होंने ना सिर्फ परसाई को पढ़ा है, देखा है, सुना है, बल्कि समझा भी है। हरिशंकर परसाई जी का ये जो चित्र है, ये आपको अगर कहीं भी परसाई जी के चित्र की बात होगी या कहीं भी आपको प्रिंट मिलेगा तो ये इस बात की उम्मीद है कि 90% यही चित्र मिलेगा। ये एक सिंबॉलिक है, सिग्नेचर फोटोग्राफ है। तो ये बहुत प्रसिद्ध छायाकार जो जबलपुर में थे, स्वर्गीय शशन यादव जी ने ये चित्र उतारा था। उनके पुत्र और जो विश्वविख्यात छायाकार मुकुल यादव हैं। मैं मुकुल भाई ये बताइए कि इस चित्र के बारे में आपके पापा ने कुछ बताया होगा, क्योंकि बड़ा चर्चित चित्र है। परसाई जी इसी चित्र से जाने जाते हैं। बिल्कुल। पापा से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था, थोड़ा सा कठिन था परसाई जी की चित्र उतारना, उतना सहज और सरल नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी कि जब कोई पोर्ट्रेट आप ले रहे हों तो उसमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकना चाहिए। आदमी को उस चित्र को देख करके उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में आ जाना चाहिए। तो वो जब ये चित्र उन्होंने उतारा, परसाई जी से स्वीकृति मिली, परसाई जी के घर गए। उस समय लाइटिंग वगैरह इतनी हुआ नहीं करती थी, ये डे लाइट में ही उन्होंने एक चित्र खींचा और जो भी कल्पना उनके दिमाग में रही होगी शशिन जी के, उसके अनुरूप उन्होंने ये चित्र खींचा। और जब ये चित्र उनके सामने पहुंचा तो परसाई जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस चित्र को देख के उनका कहना था कि ये मेरा वास्तविक चित्र है, जिसमें जो है मेरा कैरेक्टर पूरा झलकता है। लाइट एंड शेड का चित्र है, जिसमें आधा डार्क है और आधा जो है वो वाइट है, लाइट है जिसमें। तो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो बाद में जब रचनावली छपने की बात आई तो फादर तो उस समय नहीं थे, लेकिन फिर उनका आग्रह आया कि मुझे वही चित्र चाहिए जो शशन ने खींचा था। फिर चित्र उनको दिया गया और ये रचनावली में प्रकाशित हुआ। परसाई के व्यंग और परसाई जी का जो साहित्य है उस पर बहुत काम किए गए हैं, पर उसे समझने के लिए भी एक बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती थी, क्योंकि व्यंग जो है ये एक अलग कला है। जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार गंगाचरण मिश्र जो है वो लगातार परसाई पर काम करते रहे हैं, परसाई पर लेख लिखे हैं, परसाई पर शोध किया है। और ये वो सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने परसाई के साथ बैठक भी की है, और एक बार नहीं कई बार हरिशंकर परसाई के साथ संध्याकालीन जो उनकी बहुत कम लोगों की बैठक होती थी उसमें गंगाचरण मिश्र भी शामिल होते थे। गंगा जी आप वो सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने परसाई जी के साथ संध्या और रात्रि कालीन बैठक की है। ये एक बड़ा संयोग रहा है कि मैं लगातार उनसे हमारे संपर्क रहे। मैं आकाशवाणी में था उस समय और हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे सुरेश पांडे जी। तो हम लोगों का एक सीरीज़ चली थी उस समय पे, मेरा बचपन। उसमें परसाई जी की भी रिकॉर्डिंग लगातार होती रही। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताएं कि मैंने जितना उनको समझा है, उसके बाद जैसे कांति कुमार जैन ने, पूर्व कुलपति अब नहीं रहे, उन्होंने एक किताब लिखी थी तुम्हारा परसाई। उसमें जो उन्होंने लिखा है कि परसाई को अगर समझना है तो 4 हिस्सों में आपको देखना होगा, टिमरनी, जमानी, खंडवा, सागर और जबलपुर। तो जब पूरे परसाई को आप समझते हैं तो आपको जबलपुर पे आना होता है, क्योंकि जबलपुर में परसाई ने बहुत कुछ काम किया है और यहाँ से ही उन्होंने बहुत कुछ लिखने का एक नई शैली जो है हिंदी के क्षेत्र में, खासकर व्यंग्य के क्षेत्र में, बहुत अद्भुत लिखा है उन्होंने। कोई एक आध बहुत नए जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कोई ऐसा व्यंग बताएं जो सामायिक भी है और आश्चर्यजनक भी है। ये टार्च वाला जो व्यंग है वो आप देखें, पहले तो पाठ्यक्रम में था, अब आजकल है कि नहीं है, कि उन 2 दोस्त होते हैं, वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक जगह पे, एक चौराहे पे आते हैं। उनने कहा यार अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। उनने कहा ठीक है,
बोले एक काम करते हैं, कुछ एक निश्चित समय अवधि बनाते हैं कि इतने साल बाद अपन इसी चौराहे पे मिलेंगे। तो एक दोस्त चला जाता है एक तरफ और एक दूसरी तरफ। अब ये पूरा ज्यों का त्यों तो नहीं, लेकिन उसका जो एक जिस्ट है वो बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक जो दोस्त गया है वो टार्च बेचता है और वो कहता है कि आपको अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास है फलानी कंपनी की टार्च जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगी। अब वो अपना जीवन टार्च बेच के चलाता है। 4 साल 5 साल बाद फिर वो उसी चौराहे पे आता है कि अब दोस्त से मिलना है, उसने भी कुछ किया होगा। तो देखता है वहाँ बहुत बड़ा मंच सजा है, बहुत लोगों की भीड़ है, खड़ा खड़ा सवेरे से आता है, उसका शाम होने लगती है। सोचता है हो सकता है मेरा दोस्त किसी घटना में या तो कहीं रहा है या नहीं रहा, कई तरह की भावनाएं उसके मन में आती हैं। शाम को वो देखता है कि वहाँ मंच पे बहुत तेज़ी से जयकारा हो रहा है, तो वो भी अपनी उत्सुकता में झांकता है। उसको लगता है अरे ये वही है, वो पहचान जाता है। फिर वो मंच की तरफ जाता है और इस बीच में वो सुरक्षा वाले जो रहते हैं वो हटा देते हैं उसको। बड़ी जल्दी ऐसा होता है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन वो जो दोस्त है वो देख लेता है, वो इशारा कर देता है। फिर वो कार में बैठता है पर पूछता रहता है। तो वो बाद में जाके होटल में जहाँ वो रुके थे वहाँ पे वो साधु उनको बुलाते, तो वो कहता है वही बात तुम अभी कह रहे थे, क्या तुम कौन सी कंपनी की टार्च बेचते हो? और फिर पता चलता है वो टार्च नहीं, वो प्रवचन देते हैं। बोले यही तो मैं बोलता हूँ, मैं टार्च दे देता हूँ लोगों को। बोले वही गलती तुम करते हो, मैं लोगों को अंधेरे से डराता हूँ, प्रकाश की तरफ ले जाने की बात करता हूँ, लेकिन उनको टार्च नहीं देता। ये व्यंग था उनका बड़ा। बिल्कुल, जो व्यंग थे वो आज भी सामयिक है। जब आप ये टार्च वाली कहानी आज पढ़ेंगे और आज जिस तरह से बाबा साधु प्रवचनकर्ताओं के लिए भीड़ लग रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, आप देखेंगे कि वही हर शब्द ऐसा लगता है कि हरिशंकर परसाई ने आज के लिए ही लिखा है। यही तो है परसाई की समसामयिक प्रासंगिकता। हरिशंकर परसाई के साहित्य की हर विधा पर काम हुआ है और हर कलाकार ने उसे अपने अपने तरीके से देखा, सींचा और उपयोग किया है। जिस कलाकार को लगा तो उसने नाटक बना दिया, किसी को लगा तो उसने फिल्म बना दी, किसी ने समीक्षा लिख दी। तो एक विधा है कार्टून, चूँकि जो हरिशंकर परसाई की हर लाइन है वो कहीं ना कहीं व्यंग पर है और कार्टूनिस्ट के लिए व्यंग मिल जाना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो जबलपुर के एक कार्टूनिस्ट हैं राजेश दुबे, वो अपने आप को डूबे जी लिखते हैं। तो जो राजेश दुबे, उन्होंने हरिशंकर परसाई पर 100 से ज़्यादा कार्टून बनाए हैं और उनकी कई बार प्रदर्शनी लगाई है। ये अभी मेरे पास कुछ कार्टून हरिशंकर परसाई जी के व्यंग पर राजेश दुबे के बनाए हैं। तो ये देखिए, जैसे ये है, उन्होंने लिखा है कि संसदीय लोकतंत्र में घुसे बिना जन का उद्धार नहीं हो सकता, और ऊपर एक नेता जो है वो बिजली पानी महंगाई की समस्याएं बता रहा है कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं और जनता जैसी की तैसी है। दूसरे में एक जो आजकल साहित्यकारों कलाकारों की प्रदर्शनियों के लिए सम्मान आयोजित किए जाते हैं उस पर है कि जो इस तरह के फर्जी साहित्यकार और कलाकार अपना सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, उनके लिए लिखा है कि ये संयोजक के बस्ते में होते हैं, आपकी जेब में कितना पैसा है उतना बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया जा सकता है। हरिशंकर परसाई जी जो सब पर लिखते थे, उन पर लिखना एक बहुत कठिन काम था। ये काल के कपाल पर हस्ताक्षर, ये हरिशंकर परसाई जी की एकमात्र प्रामाणिक जीवन कथा है। आप समझ सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी के ऊपर लिखना कितना कठिन काम था। वो काम किया है जबलपुर के मशहूर साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार चंद्रकांत राय जी ने। हमारे साथ राजेंद्र चंद्रकांत राय जी हैं। राजेंद्र राय साहब, ये बताइए कि ये किताब लिखना कितना कठिन था और अन्य साहित्यकारों से, अन्य जो देश के नामी साहित्यकार हुए उसमें व्यंग कथा लेखक हरिशंकर परसाई का स्थान अलग कैसे है? परसाई जी की सबसे बड़ी विशेषता जो है, जो उन सबसे अलग करती है, वो ये है
कि उन्होंने अब स्वाधीनता के बाद के हिंदुस्तान को और उसके लोगों को, समाज को, उसके चरित्र को, जो द्वैत था, दो मुहापन था, दोगलापन था, कहना कुछ करना कुछ, और जीवन की चरित्र के अंदर जो है वो असलियत कुछ और, इसको उन्होंने बार बार इसका पर्दाफाश किया है, इसे सामने लाया, क्योंकि वो चाहते थे एक बेहतर समाज कैसा हो, एक चरित्रवान मनुष्य कैसे बने, एक निष्ठावान समाज का जो स्वरूप है वो सामने कैसे आए। तो उन्होंने बहुत सहज सरल तरीके से व्यंग शैली को अपनाते हुए इन सब चीज़ों पर जब लेखनी चलाई तो वो बहुत लोकप्रिय हुई। उसे पढ़ने के लिए पाठक वर्ग जो है वो निरंतर एक बनता रहा और परसाई जी के अपने पाठक रहे हैं। जी। कमलेश्वर जी ने एक बार मुझसे कहा था और लिखा भी था उन्होंने अपनी किताब में कि जब भी सारिका में परसाई जी का स्तंभ शुरू करने की घोषणा होती थी तो सारिका का प्रिंट ऑर्डर बढ़ जाता था, उसकी डिमांड बढ़ जाती थी, मांग बढ़ जाती थी। तो परसाई जी इस तरह भिन्न हैं कि उनके पास चीज़ों को देखने की एक विशिष्ट दृष्टि थी, उनके पास चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए एक विचार शैली थी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, इसलिए वो अन्य लेखकों की तुलना में भिन्न दिखते हैं। अब आप से मैं जानना चाहता हूं कि परसाई जी से संबंधित कोई एक ऐसा प्रसंग जो बड़ा रोचक हो, वो बताएं। बात कही आपने, यूँ तो उनके जीवन के बहुत से रोचक, दुखद, मनोरंजक, सुखद, सब तरह का जैसा आपका हमारा जीवन होता है उनका भी था। पर एक बड़ा लेखक कितना बड़ा कैसे होता है उससे जुड़ा मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हरिशंकर परसाई जी सबसे पहले जो उन्होंने नौकरी शिक्षक के तौर पे की वो खंडवा के न्यू हाई स्कूल में शिक्षक होकर के गए। वहाँ पर 9वीं कक्षा में आभास कुमार गांगुली पढ़ते थे। आभास कुमार गांगुली मतलब जिनको हम किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, और उन्होंने गायक के तौर पर बड़ी विख्यात जो है वो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। उसके अलावा वो क्या नहीं थे, हरफन मौला थे, लेखक भी थे, दर्शक निर्देशक भी थे, गाने लिखते भी थे, गाने गाते भी थे, म्यूज़िक कंपोजिशन भी उन्होंने किया है। तो इस तरह का उनका एक बहुत ही व्यापक फलक था उनके व्यक्तित्व का, प्रतिभाशाली थे और चंचलता और चुलबुलापन उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा था। तो परसाई जी के साथ जब वो वहाँ पर पढ़ते थे तब भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताता हूँ। जब किशोर कुमार का बम्बई में ठीक तरीके से सिनेमा में स्थान बन गया तो उनके मन में आया कि अपने परसाई माँ साहब के लिए वो कुछ करें, और बम्बई में कहानी अगर लिखी जाए, स्क्रिप्ट लिखी जाए तो उस पर अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। लिहाजा उन्होंने एक पत्र लिखा परसाई जी को कि आप बम्बई आ जाइए, सिनेमा के लिए लिखिए और इससे बहुत अच्छी जो है वो पेमेंट्स होती है, पैसा मिलता है। परसाई जी ने चिट्ठी का जवाब दिया कि देखो भाई, हम जो लिखते हैं वो तुम्हारे काम का नहीं है, वो सिनेमा में नहीं चलेगा, और सिनेमा जैसी कहानियाँ चाहता है वो कहानी मैं लिखता नहीं हूँ, इसलिए इस बात को यही खत्म करते हैं। तुमने मुझे याद रखा, चिट्ठी लिखी, तुम बहुत तरक्की कर रहे हो और करो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। पर किशोर कुमार तो किशोर कुमार थे, इस जवाब से वो मानने वाले थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, परसाई जी के लिए टिकटें भेज दी कि आप आइए, 2-3 दिन हमारे साथ रहिए। परसाई जी टिकटें आई तो इस संकोच में चले गए कि ये विद्यार्थी है और बार बार बुला रहा है और बार बार मना करना ठीक नहीं होगा। तो परसाई जी गए। परसाई जी 2-3 दिन वहाँ रहे। उन्होंने एक ड्राइवर और एक कार परसाई जी के जिम्मे कर दी कि आपको जहाँ घूमना हो, जाना हो, जिनसे मिलना हो आप जाइए। परसाई जी जहाँ जाते रहे, मिलते रहे, घूमते रहे, लोगों से मिलने आते रहे। चलने वाले दिन परसाई जी से किशोर कुमार ने कहा कि आप आए और जा रहे हैं, पर ये कि आपका विद्यार्थी किशोर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसका उसे बहुत अफसोस है।
कहा जाता है कि बम्बई सबके सपनों को पूरा करती है, पर वो आपके सपनों को पूरा करने के काबिल न हो सकी, इस बात का मुझको अफसोस है। परसाई जी ने जो जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण जवाब है एक लेखक के तौर पर। उन्होंने कहा कि देखो किशोर, परसाई की धन के साथ स्थायी लड़ाई है जी। ऐसी दुश्मनी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, समझौता नहीं होगा। लेकिन इस लड़ाई में मैं हारने वाला नहीं हूँ। जब हारेगा तो धन ही हारेगा। मुझे बंगले के लिए मेरी आकांक्षा नहीं है, गाड़ी की मेरी आकांक्षा नहीं है। मेरी आकांक्षा एक बेहतर समाज को निर्माण करने की है, एक बेहतर मनुष्य को बनाने की है, और खुद भी एक बेहतर मनुष्य में बन सकूं, इसलिए मैं लिखता हूं। तो मैं तुमको फिर से आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी बम्बई को देता हूं, लेकिन मैं अपनी जबलपुर में अपनी जड़ों में पहुंचकर ही जो रचूंगा वही मेरे लिए साहित्य के लिए रस बनेगा, जीवन रस बनेगा। अपनी जड़ों से कट करके मैं बेहतर लेखन नहीं कर सकता। कितने आश्चर्य की बात है, आजकल यदि किसी से कह दिया जाए कि किसी साहित्यकार की धन से स्थायी दुश्मनी है और उसका ये विश्वास हो कि जब भी धन और साहित्य के बीच में झगड़ा होगा तो हमेशा उनके, परसाई जी जैसे महान साहित्यकार के लिए धन हारेगा, साहित्य जीतेगा। इसीलिए तो कालजयी हैं आज भी हरिशंकर परसाई। 100 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। जो लोग मिले हैं आपके जैसे लोग, उन्हें ऐसा लगता है कि बस अभी आवाज़ आएगी और परसाई जी के पास एक बार फिर बैठक होगी। हरिशंकर परसाई जी ने शादी नहीं की थी क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत थीं, लेकिन उनके साथ पूरे जीवन भर पुत्रवत उनके भांजे प्रकाश दुबे जी साथ में थे, जिन्होंने हरिशंकर परसाई का हर परिस्थिति में पूरा ख्याल रखा। सर, मैं जानना चाहता हूं कि हरिशंकर परसाई जी जैसे व्यक्तित्व ने शादी क्यों नहीं की थी, अपना परिवार क्यों नहीं बनाया? सर, चलते चलते बात ये है कि हमारे पिता की मृत्यु बैतूल में हो गई थी 1957 में, 1957 में। उस समय हम लोग 4 भाई बहन थे और हमारे मतलब कोई इस प्रकार का सहारा भी नहीं था जो कि हम लोगों का देखभाल उस समय कर सके। तो हमारे मामा, बड़े मामा परसाई जी ने हम लोगों की जिम्मेदारी ले ली, जबकि उस समय वो अपनी 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले अपनी नौकरी भी छोड़ चुके थे। वो टीचर थे और उनने अपनी नौकरी छोड़ चुके थे। उसके बावजूद उनने इतना बड़ा फैसला लिया, ये बहुत ही हम लोगों के लिए तो खैर बहुत अच्छा था ही, लेकिन उस बीच उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आ गई तो उसमें फिर उनका जो पूरा समय है इसी में लग गया। उन लोगों ने हम लोग को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया सब कुछ, और जीवन पर्यंत हम लोग उनके साथ रहे जी, वो हमेशा। तो जैसा सब दर्शक जानते हैं कि परसाई जी का तो जो अर्थ है, पैसा है, उससे दुश्मनी थी। सरकारी नौकरी उन्होंने बहुत जल्दी त्याग दी थी और उनका पूरा जीवन जो है वो साहित्य सृजन में जो थोड़ा बहुत उस समय पैसा आता था उसी से चलता था। सर, कोई एक आध प्रसंग बताइए जो हमारे दर्शकों को मालूम हो कि क्या व्यक्ति थे। वो बहुत ही ज़्यादा उनमें संवेदना और करुणा थी। वो मैं आपको एक उनका प्रसंग बताता हूँ। वो मैं करीब 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था उस समय, और हम लोग घर में, परसाई जी जब रात में आते थे तो हमारे घर में ऐसी व्यवस्था थी कि हम लोग वो कुंडी ऊपर से ऐसी लगा देते थे तो हाथ डाल के अंदर से वो कुंडी खुल जाती थी। तो एक दिन रात में करीब मेरे ख्याल से 1 बजा होगा, करीब 12-1 बजे जो भी, उस समय मैंने देखा कि कुछ अंदर से किचन से आवाज़ सी आ रही है, स्टोव जलने की। तो स्टोव जलने की आवाज़ आई तो मुझे उत्सुकता हुई कि क्या बात है। अभी
इतनी रात में कौन उठ गया। तो मैंने जाके देखा तो मामा हमारे स्टोव जला के और उसमें चाय बना रहे थे। तो चाय बना रहे थे तो मैं चुपचाप रहा। अब इतने बड़े थे, हम कोई बोल तो नहीं सकते थे कि इतनी रात में क्यों चाय पी रहे हो आप, क्या है जो भी है। तो मैं देखता रहा। उसके बाद उनने चाय बनाई और जिस रिक्शे में वो आए थे वो रिक्शे वाले को घर में बरामदे में उसको बिठाला और उसको बाकायदा पानी भी पिलाया, जो भी उसकी जद। उसके बाद उसको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद वो मैं देख रहा था कि वो रिक्शे वाले की जो कपकपी थी, उसके दांत जो किड़किड़ा रहे थे, वो उस समय साफ रात में सुनाई दे रहे थे, क्योंकि कि बगल के ही कमरे में हम सो रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा। फिर उसके बाद उनने उस रिक्शे वाले को पैसे भी दिए, अब जितने भी दिए हों ये तो नहीं मालूम, और एक अपनी स्वेटर भी उसको पहना दी, बोले जाओ तुम जाओ। वो इतना गदगद होके और इतना मतलब कहना चाहिए कि उसने इस प्रकार इनका आभार माना और वो चला गया। सवेरे उठ के मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ रात में मामा ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, वो ऐसा कई बार हो चुका है। वो बोली। तो इस प्रकार से वो मतलब उनकी जो करुणा थी वो छोटे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा थी उनमें, क्योंकि वो समझते थे कि जो गरीबी और इस प्रकार का जो है माहौल, उससे वो काफ़ी वाकिफ़ थे। हरिशंकर परसाई जी के जो रंग परसाई है, उनके व्यक्तित्व के जितने रंग थे, वो उनमें से थोड़े से रंगों को हमने छूने की, स्पर्श करने की कोशिश की है। इतना बड़ा कैनवास है हरिशंकर परसाई के जीवन का, उनके प्रसंगों का, उनकी कथाओं का, उनके लोगों के साथ किए गए कामों का, कि उसे एक छोटे से एपिसोड में संभालना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। लगातार कई सारे एपिसोड बनाने पड़ेंगे जब हरिशंकर परसाई के व्यक्तित्व का छोटा सा हिस्सा हम दर्शकों तक ला पाएंगे। विरासत की इस तीसरी कड़ी में वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।